नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कुलर मोशन का। अब सर्कुलर मोशन में हम तमाम उन मोशंस को स्टडी करेंगे जो सर्कल में होती हैं। जैसे अर्थ की मोशन सन के अराउंड सर्कुलर मोशन है, मून की मोशन अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर मोशन है। इस तरह तमाम की तमाम जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन सब की मोशंस सर्कुलर मोशंस हैं। तो उन तमाम मोशंस को हम स्टडी करेंगे। इसी तरह सपोज करें कि सपोज करें एक पत्थर हमने लिया और पत्थर को एक स्ट्रिंग के एंड पे बांध दिया और उसको घुमाना शुरू कर दिया, वो मोशन भी सर्कुलर मोशन है। इसी तरह एक कार सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, वो मोशन भी सर्कुलर मोशन है। तो डेली लाइफ में इस तरह की बहुत सारी मोशंस जो हैं उनको हम फेस करते हैं जो सर्कुलर मोशंस होती हैं। तो इसलिए सर्कुलर मोशन भी एक फिजिक्स का बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिस तरह एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है। उसका एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है। लीनियर मींस एक लाइन में। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करना शुरू कर दे, एक मिनट ठहरे जरा। अच्छा, इस तरह अगर बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही हो तो सर्कल में मूव करने वाली बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको फिर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब वो बॉडी सर्कल में मूव करेगी तो डेफिनेटली सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगी। देखें किस तरह, ये अगर एक सर्कुलर मोशन है और ये सर्कल का सेंटर है, ऑब्जेक्ट पहले यहां पे थी और अब यहां आ चुकी है, तो अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट की इन दोनों पोजीशंस को अगर सर्कल के सेंटर के साथ में ज्वाइन करता हूं तो देखें एक एंगल बन रहा है। तो सर्कल जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगी तो सर्कल के सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करेगी। दैट्स वाई सर्कल में मूव करने वाली मोशन, सर्कल में मूव करने वाली जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी तरह उसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी, उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। और इन तमाम की नोटेशंस जो हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब की नोटेशंस चेंज हो जाएंगी। अब वो वाली नोटेशंस यूज नहीं करेंगे जो हम लीनियर केस में करते थे। मतलब ये कि लीनियर केस में हम डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट था ना, उसको डी से डिनोट करते थे। अब यहां अगर बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो अब उसकी नोटेशन होगी थीटा। थीटा एंगल के लिए जो थीटा यूज होता है। इसी तरह एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली बॉडी, उसकी वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते थे। तो यहां सर्कुलर मोशन करने वाली जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करेंगे, ये होगा ओमेगा, डब्ल्यू की तरह का ये साइन है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन में मूव करने वाली जो बॉडी होती थी उसका एक्सेलरेशन होता था लीनियर एक्सेलरेशन, उसको हम डिनोट करते थे स्मॉल ए से। लेकिन सर्कल में जब कोई बॉडी मूव करेगी तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे और उसे डिनोट करेंगे अल्फा से, इससे। ठीक है, तो ये तमाम नोटेशंस भी चेंज हो जाएंगी। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन सब की अब अपनी अपनी नोटेशंस हैं। लीनियर केस में जो नोटेशंस थी वो वाली नोटेशंस अब यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो अब वन बाय वन इन सबको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बता तो चुका ही हूं, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको कर देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मुझे बताएं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिफाइन करें उसको जी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था? हाँ जी, व्हाट वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट? सर हमने वो वाली क्लासेस नहीं ली थी। ओफो, ये तो 9th क्लास की बातें हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट था चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक हो गया? या चेंज इन, सॉरी क्या मैंने बोल दिया है, सर क्या मतलब? आई थिंक मैंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कुछ गलत बोल दी है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन, इधर लिख भी देता हूं, इधर लिख भी देता हूं, चलें। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, किसी भी बॉडी की जो पोजीशन में जब चेंज आता है हम कहते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। चेंज इन पोजीशन
जब किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज आता है तो हम कहते हैं उस बॉडी ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। मतलब ये कि देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट थी पहले यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी और ये ओरिजिन है, तो इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी का। तो देखें इस पॉइंट पी का जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट से पोजीशन वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर ये वाला होगा, जिसको मैंने R1 का नाम दे दिया। वो ऑब्जेक्ट मूव करके यहां तक आ गई, इस पॉइंट को मैं Q का नाम दे देता हूं। तो अब अगर मैं पॉइंट Q को O से मैं ज्वाइन करता हूं तो ये पोजीशन वेक्टर इसका इस तरह से ड्रॉ होगा, इसे R2 का नाम दे देता हूं। ये दो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। तो देखें जरा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर था R1, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है R2। अब अगर बॉडी पॉइंट P से पॉइंट Q तक आ गई है तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया ना। पॉइंट P पे तो पोजीशन वेक्टर R1 था, लेकिन जब वो बॉडी Q पे पहुंच गई तो पोजीशन वेक्टर R2 हो गया। तो पोजीशन वेक्टर जब चेंज हुआ तो इसका मतलब है Yes, बॉडी sir. की, इसका मतलब है बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई। तो अब ये जो पोजीशन में चेंज आया, कितना चेंज आया पोजीशन में, इतना चेंज आया, इतना P से Q की तरफ आई है तो एरो P से Q की तरफ होगा। तो ये जो चेंज आया P से Q के दरमियान, तो ये PQ चेंज जो आया दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि जितना पोजीशन में चेंज आया दैट वाज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो अभी मैंने बताया हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलर मोशन को, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सर्कल में, तो जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगी तो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट के एंगल में चेंज आएगा। ठीक है, देखें किस तरह, ये आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूं, उसके बाद डेफिनेशन लिखता हूं इसकी भी। देखें ये है सर्कल का सेंटर, जिसको मैं ओ का नाम दे देता हूं। ऑब्जेक्ट थी पहले यहां पे, सपोज करें ऑब्जेक्ट थी पहले इस जगह पे, इसे मैं पी का ही नाम दे देता हूं। तो अब इस पॉइंट ओ को पी के साथ मैं ज्वाइन करता हूं तो देखें ये इसका रेडियस बनता है। ठीक हो गया। अब अगर पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट मूव करके पॉइंट क्यू पे पहुंच चुकी है ये, तो अब अगर मैं ओ को क्यू के साथ ज्वाइन करता हूं तो देखें टोटल कितना एंगल पी से लेके क्यू तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल सबटेंड कर दिया सर्कल के सेंटर पे, इतना एंगल सबटेंड कर दिया। इस एंगल को डिनोट किया जाता है थीटा से। और अब मैं कहूंगा कि ये थीटा एंगल जो है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। पॉइंट पी पे ऑब्जेक्ट जीरो एंगल बना रही थी, पॉइंट क्यू पे पहुंच के ऑब्जेक्ट ने थीटा एंगल बना दिया, तो एंगल में वेरिएशन कितनी आई, फाइनल एंगल थीटा है, इनिशियल एंगल जीरो है, तो थीटा माइनस जीरो थीटा। तो टोटल कितना लीनियर सॉरी टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट ने कवर किया, थीटा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जी जी सर जो P से Q के दरमियान में जो पाथ है वो जरूरी तो नहीं है कर्व्ड हो, वो लीनियर भी तो हो सकता है। बिल्कुल लीनियर हो सकता है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब हम क्योंकि डिस्कस ही इस पूरे चैप्टर में सर्कुलर मोशन को कर रहे हैं, तो जो सर्कुलर फॉर्म बनती है, सर्कुलर पाथ जो बनता है, हम उसी को डिस्कस करेंगे ना। लीनियर वाला केस तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। अब तो ओके सर्कुलर सर। मोशन डिस्कस हो रही है, तो जब सर्कुलर मोशन ओके डिस्कस हो सर। रही है तो सर्कुलर पाथ को ही हम लेंगे। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे एंगुलर यस। डिस्प्लेसमेंट को फिर मैं कैसे डिफाइन करूंगा, चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। सर मेन चीज थीटा है इसमें। यस, मेन चीज थीटा है कि ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल कवर किया है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो चेंज इन एंगल, जितना भी एंगल में चेंज आया है वही उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब इस केस में कितना एंगल में चेंज आया, थीटा चेंज आया है, तो मैं लिखूंगा चेंज इन एंगल दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा इस केस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। यस, तो थीटा चेंज आया। ठीक हो गया। अच्छा ये तो एक बिल्कुल स्पेसिफिक केस था। अब अगर एक जनरल केस आपके सामने मैं ड्रॉ करता हूं, अगेन देखें, मैं फिर से एक सर्कुलर पाथ आपके सामने ड्रॉ करता हूं यहां पे, और ये है सर्कल का सेंटर वंस अगेन। ठीक है, और ये है रेफरेंस लाइन, यानी ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पूरा ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ले जी, अब अगर ऑब्जेक्ट शुरू में, अभी तो ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट ही कहां से किया, पॉइंट पी से, यानी ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था इस वाले केस में, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करवा रहा हूं इस पॉइंट से, यानी अब इस पॉइंट को पॉइंट पी का मैं नाम दे देता हूं। तो अब ऑब्जेक्ट पहले से, ये ऑब्जेक्ट जो है ये पहले से एक थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। यहां पे तो पहले से जीरो एंगल बन रहा था ना, लेकिन यहां अब इनिशियली जीरो एंगल नहीं बन रहा, बल्कि कोई स्पेसिफिक एंगल बन रहा है, उस स्पेसिफिक एंगल को मैं नाम दे देता हूं थीटा का। तो देखें जरा, अभी ऑब्जेक्ट ये एंगल बना रही है थीटा एंगल। क्या हुआ, सर एंगल तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। देखें ना, बन क्यों नहीं रहा। जब इस पॉइंट पी को मैं ज्वाइन करूंगा सर्कल के सेंटर से
तो एंगल तो बनेगा ना एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के Okay, साथ जो एंगल बन रहा है उसे मैंने थीटा का नाम दे दिया। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया पॉइंट पी से, और ऑब्जेक्ट पॉइंट पी से मूव करके यहां तक आ जाती है। इस पॉइंट को मैं अगेन नाम दे देता हूं पॉइंट क्यू का। तो अब पॉइंट क्यू को अगर मैं पॉइंट ओ से ज्वाइन करता हूं, तो देखिएगा जरा, पॉइंट क्यू को मैंने पॉइंट ओ से ज्वाइन किया, तो अब जरा देखें, अब ये वाला जो एंगल बन रहा है पूरा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं, इस एंगल को थीटा 1 का नाम दे देता हूं। ये पूरा जो नया एंगल बन रहा है, यानी पॉइंट, ये जो ओ क्यू लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, उस एंगल को मैं नाम दे देता हूं थीटा 2 का। यहां पे लिख देता हूं थीटा 2। तो देखें, अब जो एंगल ओ पी लाइन और ओ क्यू लाइन के दरमियान होगा, वो एंगल कितना होगा? ओ पी लाइन और ओ क्यू लाइन के दरमियान जो एंगल होगा, वो एंगल होगा ये इतना वाला। ठीक है, और इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं डेल्टा थीटा का, यानी चेंज इन थीटा। अब ये डेल्टा थीटा कितना है जी, बताएं इस फिगर को देख के। O2 theta 2 minus theta 1. यस, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो इसका मतलब है कि इस सर केस हम में इसको जी, सर हम इसको ये जो एक्स वाली लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे ही क्यों देखते हैं, दूसरे से नहीं देख सकते किसी और? यानी कि नहीं, अगर ये ओ पी वाली है तो एक्स एक्सिस उस तरफ को बन जाए। याद रखें जब भी एंगल की मेजरमेंट होती है ना, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर किया जाता है। जरा एक रेफरेंस बनाया हुआ फिजिसिस्ट्स ने, तो पॉजिटिव y भी तो है। मैथमेटिशियंस ने, सुने, फिजिसिस्ट्स और मैथमेटिशियंस ने एक जो है एक रेफरेंस बना लिया कि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, कि हम जब भी एंगल की मेजरमेंट करेंगे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट करेंगे। वरना अगर हर कोई अपना अपना रेफरेंस बना लेता, कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले रहा होता, कोई पॉजिटिव वाई एक्सिस से ले रहा होता, कोई नेगेटिव एक्स एक्सिस से, कोई नेगेटिव वाई एक्सिस से, हर किसी ने अपना अपना रेफरेंस अगर लिया होता, तो डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स जब हम उठाते, एक ऑथर की टेक्स्ट बुक उठाते, उसने कोई और रेफरेंस लिया हुआ था, दूसरे ऑथर की टेक्स्ट बुक उठाते, उसने कोई और रेफरेंस दिया होता, तीसरे की उठाते, उसने कोई और रेफरेंस दिया होता, चौथे की उठाते, उसने कोई और रेफरेंस दिया होता। तो डेफिनेटली उसमें फिर कंफ्यूजन पैदा होती कि एक आदमी अगर एक बुक से पढ़ेगा, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, वो कंफ्यूज ही होगा, उसे समझ कुछ नहीं आएगी। इसलिए एक स्पेसिफिक रेफरेंस बना दिया गया कि जब एंगल की मेजरमेंट होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगी। हाँ, बाज केसेस में होती है वाई एक्सिस से मेजरमेंट होती है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, नेगेटिव वाई एक्सिस से मेजरमेंट होती है, लेकिन वहां पे फिर बता दिया जाता है, वहां पे क्लियर कट बता दिया जाता है कि यहाँ पे एंगल की मेजरमेंट हम इस रेफरेंस से ले रहे हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस से ले रहे हैं, नेगेटिव वाई एक्सिस से ले रहे हैं, या किसी से भी। वैसे अगर नॉर्मली जब भी तो एंगल की सर मेजरमेंट होती है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होती है जी। सर तो जिस तरह ये वेक्टर बन रहा है ओ पी, इस तरह इस वेक्टर को हम, जिस तरह हम लोग कभी कभार करते हैं कि वेक्टर की पोजीशन चेंज कर लेते हैं, उठा के कहीं और रख लेते हैं, तो अगर हम जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर रख दें इसको ओपी को। नहीं, वेक्टर की जब भी पोजीशन चेंज की जाती है, वेक्टर की डायरेक्शन के साथ नहीं छेड़छाड़ की जाती। इस तरह तो अगर मैं ओपी को अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रख देता हूं तो देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन के साथ नहीं छेड़छाड़ करनी। आई समझ बात की? और अगर एक्स एक्सिस दूसरी तरफ से बना दें, पी के साथ बना दें एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, हाँ बिल्कुल वो हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन उस तरह से जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे ना एक्स एक्सिस की, अभी इसी लेवल पे अगर आपको ये सिखाना शुरू कर दिया जाए तो ये ठीक ठाक कंफ्यूजन पैदा होती है। बाकी जब हायर लेवल पे जाते हैं बाकी इस तरह करते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपनी मर्जी से ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर देते हैं। बल्कि सेकंड ईयर की मैथ में आप चैप्टर नंबर 4 की 5th एक्सरसाइज है, वहां ये चीज आपको सिखाई भी जाएगी। उसको कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, सॉरी रोटेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस को रोटेट कर दिया जाता है कि पहले ओरिजिनली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे थे, तो रोटेट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ये पोजीशन बन जाती है ऐसे। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस आ जाएगा और यहाँ पे वाई एक्सिस आ जाएगा। और स्टार्ट में जब देखा था तो यहाँ एक्स एक्सिस था और यहाँ वाई एक्सिस था। तो ये वाकई रोटेशन ऑफ एक्सिस होती है, लेकिन अभी इस लेवल पे आप लोगों को ये चीज नहीं सिखाई जाती। ठीक है, खैर ये सर अच्छा, अब जरा देखें, बात चल रही थी डिस्प्लेसमेंट की, तो अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया कि जितना एंगल में चेंज आएगा, ये लिखा हुआ भी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन एंगल। चेंज इन एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस केस में चेंज कितना आया था? थीटा का चेंज आया था, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा। यहां कितना चेंज आया? यहां चेंज जो आया है उसको रेड कलर से मैंने देखे दिखाया हुआ डेल्टा थीटा, और यहां लिख भी दिया डेल्टा थीटा। तो ये डेल्टा थीटा जो है अब इस केस में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई बात की? यस सर। यस सर क्लियर है। ओके। अब जब कभी भी किसी भी पॉइंट से
किसी भी पॉइंट से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट को पहले ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे जाके रुक गई उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, और दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट वुड बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि यहां हुआ। ठीक हो गया? अच्छा, जिस तरह अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो हमने डिफाइन कर दिया। पहले हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट को देखा कि चेंज इन पोजीशन इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ हम आ गए, क्या हमने कहा कि चेंज इन एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया? अच्छा जी सर, जितना डिस्प्लेसमेंट हमने ये कवर किया, हमने खुद सपोज किया ये। क्या कह रही है, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात की। सर, ये सपोज खुद किया हमने, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया अभी पी से क्यू। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, मैं चाहूं तो क्यू को उठा के यहाँ पे लिख दूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था उसकी नोटेशन थी डी, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नोटेशन क्या है, थीटा। ठीक हो गया? दो चीजें होगी, एक डेफिनेशन होगी, एक नोटेशन की बात होगी। तीसरी चीज की तरफ हम आते हैं। जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, बिल्कुल इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट की तरफ मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी पी से क्यू की तरफ, तो ऑब्जेक्ट जब पी से क्यू की तरफ मूव कर रही थी तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो था वो उसकी डायरेक्शन थी पी से क्यू की तरफ। ठीक हो गया? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। राइट हैंड रूल हमने अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में एंगल बना रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे, तो जब फिंगर्स कर्ल कर लेंगे तो उस वक्त थंब जो है वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। जैसे ये देखें, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट पी से क्यू की तरफ गई है ना, ये थीटा की डायरेक्शन भी मैंने आपको एरो बना के दिखा दी है। तो जब ऑब्जेक्ट पी से क्यू की तरफ गई है तो मैं अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगा पी से क्यू की तरफ। अब थंब किस डायरेक्शन में है, थंब है आउटवर्ड, तो जब थंब आउटवर्ड है तो इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड होगा। ठीक हो गया? इसी तरह यहां भी ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट पी से क्यू की तरफ गई है तो फिंगर्स को कर्ल किया पी से क्यू की तरफ, थंब आउटवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, अगर ऑब्जेक्ट क्यू से पी की तरफ आती, अब फिंगर्स को कर्ल करते हम क्यू से पी की तरफ, अब थंब किस डायरेक्शन में होता, अब थंब होता इनवर्ड, तो उस सूरत में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड हो जाता। समझ आ गई बात की? क्लियर? यस सर। अच्छा अच्छा, चैप्टर 1 से नहीं पढ़ेंगे हम? क्या हुआ? चैप्टर 1 नहीं पढ़ना? चैप्टर 1 क्यों नहीं पढ़ना, वो मैंने उसी वक्त बताया था जब मैंने सब स्टार्ट किया था, उस वक्त मैंने बताया था कि चैप्टर 1 जो है सबसे आखिर में देखेंगे, क्योंकि इंतहाई बोरिंग चैप्टर है वो, उसमें कुछ भी फिजिक्स नहीं है, उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ते पढ़ते बिला वजह इंसान बोर ही हो जाता है। मेरा ख्याल है कॉलेज में तो आप कर रही होंगी चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 यस सर कर किया ना, तो पता तो चल गया होगा कितना बोरिंग है। यस सर। इसीलिए मैं उसकी तरफ नहीं लेके गया आपको, मैंने कहा पहले स्टार्ट ही चैप्टर नंबर 2 से करते हैं जिसमें वाकई फिजिक्स मौजूद है। पहले सारे फिजिक्स वाले चैप्टर कर लेते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन वाले चैप्टर की तरफ आएंगे, उसमें जस्ट इन्फॉर्मेशन ही हैं या चंद एक समझने वाली चीजें हैं जिसमें डायमेंशंस आ गई हैं या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं, और बस यही एक दो चीजें हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है उसमें। अच्छा देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तो अब क्लियर हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं कि जितना एंगल कवर किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने सर्कुलर मोशन करते हुए, जितना उसने एंगल कवर किया है दैट कवर्ड एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है तो एंगल ही ना, और जब एंगल है तो एंगल हमें पता है कि एंगल के हमने 3 यूनिट्स पढ़े हैं 10th क्लास की मैथ में, चैप्टर नंबर 7 में 3 यूनिट्स पढ़े थे। पहला यूनिट था डिग्री, दूसरा यूनिट था रेडियन, और तीसरा यूनिट था रेवोल्यूशन। डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन थे क्या क्या, डिफाइन कर देता हूं मैं एक दफा फिर। डिग्रीज क्या थी कि जब किसी भी सर्कल को, किसी भी कंप्लीट सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनमें से हर एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं मैं, जब किसी भी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो उनमें से हर एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। यह तो थी डिग्री की डेफिनेशन। रेडियन क्या था, रेडियन ये था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो सर्कुलर मोशन करते हुए जब वो इतनी आर्क कवर कर लेती है कि जिस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस वक्त जो एंगल होता है वो 1 रेडियन होता है। ड्रा करके दिखा देता हूं, थोड़ी मुश्किल चीज है ये, हालांकि पढ़ा हुआ है लेकिन भूल चुका होगा अभी तक। ये देखें, ये सर्कल का सेंटर है और ऑब्जेक्ट थी स्टार्ट में यहां पे,
ठीक है, यहां से उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, इसे पॉइंट पी का नाम दे देता हूं। सर्कल के सेंटर को मैं पॉइंट पी के साथ ज्वाइन कर देता हूं, तो ये मुझे मिल गया सर्कल का रेडियस। अब मैं पॉइंट पी से मूव करना शुरू करता हूं इस आर्क के ऊपर। पॉइंट पी से मूव करना शुरू किया, करते 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 जब मैंने इतनी आर्क कवर कर ली कि इस पूरी की पूरी आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो गई, मैं रुक गया वहीं पे, मैं स्टॉप कर गया। अब जब स्टॉप कर गया तो अब ये न्यू पॉइंट जो बना है पॉइंट क्यू, इस पॉइंट क्यू को अगर मैं सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करता हूं तो अब ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ 1 रेडियन। ये थी 1 रेडियन की डेफिनेशन। ठीक हो गया, 2 यूनिट्स हो गए। तीसरा यूनिट क्या है? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन सिंपल सी बात है, पूरे चक्कर को कहा जाता है। जब किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से, सपोज करें पॉइंट पी ही है, पॉइंट पी से अगर मैं सर्कल के सर्कमफेरेंस पे मूव करना शुरू करता हूं, मूव करते 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 दोबारा पॉइंट पी पे आके मैं रुक गया, तो जितना पूरा डिस्टेंस मैंने कवर किया सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, दैट इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। ठीक हो गया, क्लियर हो गए तीनों डिग्री रेवोल्यूशन रेडियंस होते हैं जी। सर हमने डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा था कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सर वो जो मतलब कि अब जो एंगुलर हुआ ये फिर डिस्प्लेसमेंट तो ना हुआ ना? वो लीनियर केस था ना, वो लीनियर केस है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब डेफिनेशंस चेंज हो गई है ना। अब सर्कुलर मोशन को भी तो डिफाइन करना था ना किसी तरह, तो जब सर्कुलर मोशन को जब डिफाइन किया, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया, तो फिर उसकी यही डेफिनेशन है। दोनों को मिक्सअप ना करें। अच्छा, ये तीनों चीजें समझ आ गई हैं? एंगल के 3 यूनिट्स, सर क्लियर है। डिग्री, रेडियन, ओके। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब यहाँ पे ये जो फार्मूला आपने रेडियन रेडियस को ही कहते हैं ना? रेडियन रेडियस को नहीं कहते, बता रहा हूं ना, रेडियन एंगल का यूनिट है रेडियन। रेडियस तो ये है सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है, इसे रेडियस कहा जाता है। जबकि रेडियन क्या है कि जब आर्क लेंथ पूरी की पूरी, ये आर्क लेंथ जो है ये जब रेडियस के इक्वल हो जाए, तो उस वक्त जो इक्वल आ जाए, उस वक्त यस, जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आर्क लेंथ है। इफ आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल देन थीटा इज 1 रेडियन। तो उस वक्त जो थीटा होगा उसको एंगल ऑफ 1 रेडियन कहा जाएगा। थैंक यू। समझ आ गई इतनी बात की? अच्छा, अब आते हैं हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की तरफ। ये जो कल आपने मैथ में भी पढ़ा था, L इज इक्वल टू आर थीटा, 10th क्लास की मैथ में भी पढ़ा हुआ है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की तरफ हम आते हैं। छोटी सी डेरिवेशन है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास स्पेस खत्म हो चुकी है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बोर्ड को मैं साफ करता हूँ और फिर मैं इसकी डेरिवेशन की तरफ आता हूँ। हो गया? यस सर हो गया। ओके, अच्छा जी देखिए अब ओके, अच्छा देखें जी, इस फार्मूले की डेरिवेशन करनी है L इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले की। देखें अभी मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए तो उस वक्त थीटा 1 रेडियन होता है। अब एक और चीज मुझे बताइएगा, अगर आर्क लेंथ ये होती है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये पॉइंट P से जब पॉइंट Q की तरफ मूव करते हैं ना सर्कल के सर्कमफेरेंस पे रहते हुए, तो ये जो पूरी की पूरी लेंथ होगी ये आर्क लेंथ होगी। यानी सर्कल के सर्कमफेरेंस का जो पोर्शन होता है उसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क कहते हैं। ये अगर सर्कल है, अब अगर मैं इस पूरे सर्कल को मिटा दूं और थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दूं, तो अब ये जो बाकी बचा ये आर्क है, दिस इज कॉल्ड आर्क, और इसकी जो लेंथ होगी वो आर्क लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो देखें अभी मैंने आपको बताया कि अगर आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो एंगल जो होता है वो होता है एंगल ऑफ 1 रेडियन। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर आर्क लेंथ रेडियस के ट्वाइस की इक्वल हो जाए तो अब थीटा कितने रेडियन हो जाएगा जी? 2 रेडियन। अब 2 रेडियन हो जाएगा। यस बिल्कुल ठीक है, अब 2 रेडियन हो जाएगा। पता कैसे चला ये मुझे जरा बताएं, कैसे पता चला?
सर वैल्यू पुट कर दिए वहाँ पे। सर जब r के इक्वल था तो फिर एक थीटा सिर्फ 1 रेडियन था, तो जब 2 r के इक्वल होगा तो 2 रेडियन होगी। सिंपली ये हमने किया, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है। सिंपली ये हमने किया कि थीटा जो है फाइंड करने के लिए आर्क लेंथ को हमने रेडियस पे डिवाइड कर दिया। तो देखें जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल थे तो इस फार्मूले के मुताबिक मैंने क्या लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल है तो एल की जगह मैंने आर लिख दिया, तो आर बाय R आर by इज R। इक्वल टू 1, तो थीटा 1 रेडियन आ गया। लेकिन अब इस केस में आर्क लेंथ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल है, तो अब एल की जगह क्या बना 2r, नीचे वाला r एज इट इज, तो आंसर क्या बना, आंसर बना 2, तो इस दफा आ गया 2 रेडियंस। समझ आई बात की? ओके सर। अब ये बना 2 टाइम्स ऑफ रेडियंस, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर आर्क लेंथ रेडियस के 3 टाइम्स के इक्वल हो जाए तो अब थीटा कितने रेडियंस बनेगा? 3 रेडियन। यस 3 रेडियंस। कैसे 3 पता चला? रेडियन। अगेन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर एंड Yes, इज 3R इक्वल by टू एल की जगह क्या आ जाएगा 3r डिवाइडेड 3r। बाय आर, तो क्या बना 3 रेडियंस, ठीक है। तो इस दफा थीटा कितना आया? इस दफा थीटा आया 3 रेडियंस, अप टू सो ऑन। इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिल गया। फिर इस तरीके से थीटा को रेडियंस में फाइंड करने का फॉर्मूला हमें मिल गया। वो फार्मूला में क्या मिला? वो फार्मूला यही मिला कि थीटा विल बी इक्वल टू, कि जब भी हमने थीटा को रेडियंस में फाइंड करना है तो हम आर्क लेंथ को रेडियस पे डिवाइड कर देंगे। आर्क लेंथ को जब रेडियस पे डिवाइड करेंगे तो थीटा हमें मिलेगा रेडियंस में, तो इसलिए मैंने आगे लिख दिया रेडियंस। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जब ये डिवाइड करेंगे तो रेडियंस में आएगा? ये भी तो हो सकता है कि ये डिग्रीज में आ जाए। नहीं, एक बात याद रखें, मुझे ये बताएं कि ये लेंथ जो है लेंथ जो है, क्या लेंथ डिग्रीज में होगी? लेंथ और रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस, क्या ये डिग्रीज में होंगे? नो सर। नो, क्योंकि डिग्री तो इनका यूनिट है ही नहीं। ये तो होंगे या सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में या माइल्स में, इस तरीके से होगा, या फिर मिलीमीटर्स में होंगे। तो Yes, जब sir. कभी भी तो जब ये दोनों डिग्रीज में नहीं हो सकते तो थीटा भी फिर डिग्रीज में नहीं आ सकता। ठीक हो गया? असल में होगा इस तरह कि ये आर्क लेंथ और रेडियस, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जब इनका यूनिट सेम होगा तो देखें, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि आर्क लेंथ है 2 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो है लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर। अब अगर थीटा में फाइंड करूंगा तो ये असल में क्या होगा, एल बाई आर, ये होगा 2 सेंटीमीटर, 2 आ जाएगा। सुने, डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, तो बाकी बचा 2। अब 2 के आगे तो कोई यूनिट बचा ही नहीं है। जब कोई यूनिट नहीं बचा तो इसको हम कहते हैं दिस इज रेडियन। तो यहां से क्लियर हो गया कि रेडियन जो है वो असल में एक नंबर होता है, उसको जो हम कहते हैं ना यूनिट, ये भी कन्वेंशनल ही कहा जाता है। कन्वेंशन एक बनी है कि हम उसको यूनिट कहते हैं। असल में रेडियन सिंपली एक नंबर होता है, लेकिन डिग्री जो होता है वो कभी भी नंबर नहीं होता। समझ आ गई? तो सर 0 रेडियंस हो सकता है? जाहिर सी बात है, 0 रेडियन क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो उसमें तो आर्क लेंथ होगी ही नहीं। बेशक ना हो ना, है तो नंबर ही ना, 0 नंबर नहीं है। यस सर। हाँ तो फिर, तो इसलिए ये जब भी आर्क लेंथ और रेडियस होंगे ये हमेशा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर्स वगैरह इसमें होंगे, डिग्रीज में ये नहीं हो सकते। तो जब ये डिग्रीज में नहीं हो Okay, सकते तो थीटा भी कभी भी फिर डिग्रीज में नहीं आ सकता, थीटा भी नहीं हो नंबर्स में आएगा। और जब थीटा नंबर्स में Okay, आएगा sir. तो हम कहते हैं थीटा रेडियंस में। दैट्स व्हाई इट इज इन रेडियंस। सर लेंथ कभी 0 कैसे हो सकती है? लेंथ कभी 0 कैसे हो सकती है? लेंथ क्यों नहीं 0 हो सकती? ये एक पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी का पॉइंट पी से कितना डिस्टेंस है? 0. 0। तो जब पॉइंट पी का पॉइंट पी से ही अपने आप से 0 डिस्टेंस है तो लेंथ 0 होगी ना। ये तो बिल्कुल तो सिंपल सर सा इसका रेडियस क्या होगा? क्या सर इसका रेडियस तो फिर कुछ भी नहीं होगा। रेडियस? रेडियस तो सर्कल का जी होता सर, है, पॉइंट का सर किधर से अगर रेडियस हमने आ गया? सर अगर हमने एल ओवर आर फाइंड करना हो, आपने कहा ना कि 0 रेडियन हो सकता है, तो सर वो केस बता दें कि कैसे हो सकता है। ओफो, 0 रेडियन ऐसे हो सकता है कि ये देखें, ये अगर एक ऑब्जेक्ट ने यहां से मूव करना शुरू किया, ये देखें, ये सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे है पॉइंट पी, ये लें। अब पॉइंट पी पे है ऑब्जेक्ट और पॉइंट पी से कहीं भी ना जाए, पॉइंट पी पे ही रुकी रहे, तो कितना एंगल है? बताएं ना, अब कितना एंगल है? कितना एंगल, इसमें कौन सी बड़ी Yes बात sir, है? 0 ही होगा. 0 ही एंगल है ना। तो जब एंगल 0 है तो डिग्रीज में भी 0 है, रेडियंस में भी 0 है। Yes sir. Yes, सिंपल सी बात है।
अच्छा आप जरा देखें, ये थीटा क्या बना, L/R, ये सारी चीज समझ आ गई थी ना? यस सर। अच्छा, अब यहां से इसको रिप्लेस करें तो ये क्या बनेगा, R इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो R थीटा इज इक्वल टू L। लें जी, ये फार्मूला ड्राइव हो गया, सिंपल। एनी प्रॉब्लम? सर 2 स्टेप्स में कर देना बस। क्या? बस 2 स्टेप्स में कर देना ड्राइव। ये सिंपली ये है, ये तो सर, ये सब कुछ तो बुक में नहीं है ना, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। ये सब कुछ आपको यस समझाने के सर। लिए लिखा है ताकि जब डायरेक्टली मैं ये लिखूं तो आपको इजीली समझ आ जाए, वरना अगर डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सर देता आपको कुछ भी समझ ना आती है क्या हुआ है, कैसे आया है। ये जब मैंने आपको ये समझा दिया सारा, वो उधर से समझाना शुरू किया, ये चीज समझा दी, अब ये चीज इजीली आपको समझ आ गई। बुक में तो डायरेक्टली यही लिखा है, बुक में तो ये लिखा हुआ है, पहले उसने वर्डिंग में लिखा है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर क्या है, रेडियस, तो ये उस बुक में उसने लिखा हुआ है। अगले स्टेप में आर्क लेंथ की जगह स्मॉल एल लिख दिया, रेडियस की जगह आर लिख दिया, और रीअरेंज करके ये लिख दिया, खत्म। ये है कि बुक में स्मॉल सर एल की बजाय एस यूज किया है, बुक में ऐसे लिखा है एस इज इक्वल टू आर थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल इज इक्वल टू आर थीटा करें, एस इज इक्वल टू आर थीटा करें, एक ही बात है जी। सर जो 180 वाली लाइन होती है उसको पाए क्यों कहते हैं? 180 वाली लाइन को पाई क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो पाई, ये भी चले मैं समझाता हूँ, ये भी इसी में आ जाते हैं ना। अच्छा, ये चीज क्लियर बिल्कुल? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर है। अच्छा जी, अब मजीद आके जरा देखिएगा कि अगर अगेन मैं यही चीज लिखता हूँ, एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा या एल इक्वल टू आर थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बार बार बता रहा हूँ। और रीअरेंज करके क्या बनेगा, एस बाय आर, दोबारा से यही चीज मैंने लिख दी। अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा सरकमफेरेंस कवर कर लेती है, तो मुझे बताएं एस किसके इक्वल हो जाएगा जी? 2 पाई नॉट 0 ओनली 2 पाई, नो, ये देखें ऑब्जेक्ट 2 पूरा, पाई आर। यस 2 पाई आर, अब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया और पूरे सर्कल पे मूव करते 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 दोबारा पॉइंट पी पे आके रुक गई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? डेफिनेटली 2 उसने पाई आर। सर्कल के 2 पाई सरकमफेरेंस के आर। इक्वल, यस, उसने सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका फार्मूला हमें पता है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। तो अब ऑब्जेक्ट ने क्योंकि सरकमफेरेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर किया, तो मैं कह सकता हूं इफ एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो उस सूरत में थीटा क्या होगा, तो थीटा फिर ये होगा, थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर एज इट इज, कैंसिलेशन हुई तो 2 क्या बना, पाई। 2 पाई, तो थीटा है 2 पाई। इसका यह मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट पूरे सरकमफेरेंस के इक्वल मूव करती है, तो उस सूरत में उसने कितना एंगल कवर कर लिया, 2 पाई एंगल कवर कर लिया। और ये हमें पता है कि ये फार्मूला, अब एक मिनट खामोशी से पहले मेरी बात सुने, और अब हमें पता है कि ये फार्मूला एंगल्स हमें रेडियंस में प्रोवाइड करता है। अभी यही बात मैं शुरू में क्या आया हूं कि ये फार्मूला रेडियंस में एंगल प्रोवाइड करता है। तो जब ये फार्मूला रेडियंस में एंगल प्रोवाइड करता है और इसी फार्मूले की मदद से ये एंगल मैंने फाइंड किया, तो इसका मतलब है ये 2 पाई जो है ये रेडियंस में आया एंगल, ठीक हो गया। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट पूरे सरकमफेरेंस में मूव करे तो कितने डिग्रीज का डिस्टेंस कवर करती है? यस 360 डिग्री। आल्सो, यस 360। यस आल्सो एस इज इक्वल टू 360 डिग्री, सॉरी एस तो नहीं लिखेंगे, एंगल इज इक्वल टू, आल्सो एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री इन दिस केस, कि इस केस में एंगल जो है वो 360 डिग्री बन रहा है। रेडियंस में हमने एंगल फाइंड किया तो 2 पाई रेडियंस बन रहा है, और डिग्रीज में कितना बन रहा है, डिग्रीज में 360 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री आपस में इक्वल हैं, तो ये मैं लिख सकता हूं कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हमदा या नबीहा जिसने भी सवाल पूछा था, आपको इस सवाल का जवाब मिल गया कि 2 को इधर लाके अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितने डिग्री के इक्वल बनता है, 180 डिग्री के इक्वल बनता है ये पाई। ये बात समझ आ गई बात या सर कोई नहीं है? फॉर्मूले से तो आ जाता है, लेकिन उसमें अगर हम उसमें डायग्राम में देखें तो किस तरह समझ आएगा? क्या कहा आपने? सर फॉर्मूले से तो समझ आ जाता है कि पाए 180 के इक्वल है और 2 पाए 360 के, लेकिन जब हम उसके देखते हैं सर्कल को, तो सर्कल में किस तरह हम कह सकते हैं कि ये पाए है? अच्छा बता देता हूँ, एक मिनट सर्कल में भी। तो देखें पाई रेडियन जो है ये 180 डिग्री के इक्वल है।
अब अगर यहीं से हम ये फाइंड करें कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, यहीं से अब अगर हम ये फाइंड करें कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे बताएं मुझे। 180 बाय पाई। यस 180 by pi। यस, इस पूरी इक्वेशन को पाई से डिवाइड कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम पाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये मैंने लिखा पाई रेडियन डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब ये पाई और पाई तो हो गए कैंसिल, तो बाकी क्या बचा यहाँ पे, बाकी बचा 1 रेडियन। जब आपके 180 को पाई से डिवाइड करें, पाई आपको पता है 3.14 होता है, तो डिवाइड कर दें। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये बनेगा 57.3 डिग्री। तो 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्रीज के इक्वल होता है। सर जी हाँ जी, हाँ जी, चीज क्लियर, कोई मसला अब इसमें। सर यस जी। सर क्लियर। सर आपने लिखा है ना 180 by pi, तो हम्म। पाई की जगह 180 आ सकता है? नहीं, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये पाई जो है अब यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट नहीं कर रहे कि पाई की जगह 180 लिखेंगे। वो जो आपने कल या परसों जो मैथ के क्वेश्चंस किए थे, उसमें पाई की जगह मैंने 180 डिग्री लिख दिया था, क्योंकि वहां पे हम रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए लिखा था। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ यहाँ कहीं भी नहीं कहा गया कि हम रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली पाई की वैल्यू लिखनी है 3.14 और 3.14 से 180 को डिवाइड करना है। ओके सर। आगे समझ। अच्छा, अब आखिरी बात जो आपने कहा कि फिगर को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि 180 डिग्री जो है वो, ये देखें, अभी आपने कहा कि फिगर को देख के हमें कैसे पता चलेगा